सबसे पहले तो यह है कि ऑटिज़म का जो प्रेवलेंस है वो बढ़ता जा रहा है, एंड उसका जो प्रेवलेंस बढ़ता जा रहा है वो सिर्फ एक इंक्रीज्ड अवेयरनेस की वजह से नहीं है. देयर इज़ अ जेन्युइन राइज इन केसेस ऑफ ऑटिज़म. तो यूएस में जो फिगर्स था 2000 में और अभी जो करंट है उसमें देयर इज़ अ 312% इंक्रीज, 312%, 312% इंक्रीज इन ऑटिज़म केसेस इन द लास्ट 25 ईयर्स. तो यूएस का जो फिगर है लास्ट ईयर का मार्च 2024 में 1 in 36 है. दैट मीन्स हर 36 बच्चे में उनको ऑटिज़म के लक्षण मिले. हमने जो रिसर्च किया था, जो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इंडिया का लेकर 2011 में किया था, वो इंक्लिन स्टडी था. मैं उसके नेटवर्क कोऑर्डिनेटर थे. NIH यूएस से, ऑटिज़म स्पीक्स यूएसए से फंड मिला था. तो हमने रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन इंडिया में लिया, जिसमें हमने कांगड़ा को लिया, हिली, रूरल लिया पलवल, हमने देहंकाल डिस्ट्रिक्ट लिया ट्राइबल का उड़ीसा में, हमने हैदराबाद लिया फॉर रूरल, और हमने कोस्टल लिया गोवा. तो उसमें सब में कोई डेफिनेट तरीका होता है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेट बाय सैम्पलिंग, बाय साइज सैम्पलिंग, पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेट बाय साइज, जिससे कि मैं अनबायस्ड सैंपल लूँ, जिससे कि मैं उसको रिप्रेजेंटेटिव मान सकूँ देश का. तो उसका जो प्रेवलेंस था 1 in 89 था. माइंड यू 2011 में डेटा कलेक्ट किया था, राइट. तो दैट, एंड उसमें हमने देखा था कि 12% बच्चों में 2 से 9 साल के अंदर 1 या मोर, एक से ज़्यादा न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस हो सकती हैं, जिसमें से ऑटिज़म एक था. एंड ऑटिज़म का स्पेसिफिकली प्रेवलेंस 1 in 89 था. तो उसके बाद जो है हमने देखा था जो 12% था, लेकिन उस साल ये भी देखा था कि एवरी 20.8 मतलब 20 एक एवरी 5th बच्चे को एक से ज़्यादा कंडीशन हो सकती है. दैट मीन्स हमारे को होलिस्टिकली बच्चे को देखना है. सिर्फ थेरेपिस्ट के पास चला गया तो वही नहीं है, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को देखना पड़ेगा होलिस्टिकली, क्योंकि एक से ज़्यादा भी परेशानियाँ एक बच्चे में हैं. अगर हम वी डोंट हैंडल ऑल ऑफ देम तो उसका उतना रिस्पॉन्स नहीं हो पाएगा, उसका मैक्सिमम पोटेंशियल तक हमें हर बच्चे को ले जाना है, वो नहीं ले पाएंगे. तो ये प्रेवलेंस बढ़ रहा है. दूसरा एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि लड़कों में ये 4.5 गुना ज़्यादा है लड़कियों से. तो इट मीन्स 4.5 times कॉमनर देन बॉयज़ एंड गर्ल्स. लेकिन जो यूएस का लास्ट ईयर का है वो 4:1 हो रहा है. दैट मीन्स थोड़ा सा लड़कियों में बढ़ता जा रहा है. लेकिन दूसरा चीज़ है कि रिकरेंस रिस्क की बात मैं आपको बाद में करती हूँ. इसके अंदर अभी अब है कि अंडरस्टैंडिंग द साइंस बिहाइंड ऑटिज़म. हम सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, ऑटिज़म क्यों बढ़ रहा है, ये जेन्युइन राइज है, क्या उसके बायोमार्कर्स हो सकते हैं, क्या कारण से हो सकता है. फिर दूसरा सोच रहे हैं कि डायग्नोसिस कैसे आसानी से बना सकें. तीसरा हम सोच रहे हैं कि अर्ली इंटरवेंशन पे क्या क्या है, कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, कैसे पेरेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, और कैसे बिल्डिंग सपोर्टिंग फैमिलीज़ और एडवोकेसी के लिए काम करना है. तो इस ब्रॉड एरियाज़ में एम्स का हम लोगों का बहुत काम रहा है. तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि ऑटिज़म क्यों होता है. ऑटिज़म का क्या है कि कुछ आनुवांशिक जेनेटिक कारण है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, और कुछ एपिजेनेटिक फैक्टर्स हैं. अब एपिजेनेटिक्स क्या है ग्रॉसली, अब मेरे को जो कुछ जीन्स आधी मम्मी से मिली, अपनी आधी डैडी से मिली, विच आई कैन नॉट चेंज, आई हैव इट, वो बनी हो, उसमें तो कुछ नहीं है. पर जब वो जीन्स का एक्सप्रेशन होता है तो हमारे बॉडी में वो एक्सप्रेस हो रहा है ना, तो उसके अंदर जो सारे पाथवेज चल रहे होते हैं, रिएक्शंस हो रही होती हैं, तो वो इन्वायरमेंट से इफेक्ट करते हैं. तो जो इन्वायरमेंट है बॉडी में, जो इन्वायरमेंट है उससे भी जीन का एक्सप्रेशन इफेक्ट होता है. सो दैट इज़ एपिजेनेटिक. तो हमने क्या देखा है कि अभी एक्सपोजर में देखा गया है कि एयर पोल्यूशन एक्सपोजर प्रेग्नेंट मदर्स में देखा है. पेस्टिसाइड्स हमारे खान पान में, खाने में काफ़ी कंटामिनेशंस होते हैं पेस्टिसाइड्स के, विच वी आर अवेयर ऑफ. तो ये सारी चीज़ें, फादर स्ट्रेस, मदर स्ट्रेस, फादर की एडवांस एज. डॉक्टर रीमा दादा के साथ ही हमने एक रिसर्च किया था जिसमें जो फादर्स लिए थे हमने ऑटिज़म के, और उन्होंने जो कंट्रोल्स लिए थे जो इनके पास टेस्टों के लिए आते थे इनफर्टिलिटी के क्लिनिक से. तो उसमें देखा कि जो फादर्स थे ऑटिज़म के, उनमें कुछ प्रकार के मिथिलेशन डिफेक्ट्स मिले. तो दैट मीन्स स्ट्रेस तो हमें सभी लाइफ में है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि केसेस बढ़ क्यों रहे हैं, तो इसलिए स्ट्रेस है इतना. तो स्ट्रेस, लाइफस्टाइल जो है, ये सारी चीज़ों से भी इफ़ेक्ट होता है. सो अभी क्या है कि एयर पोल्यूशन
और जो पेस्टिसाइड्स के ऊपर हमारी करंट कुछ स्टडी चल रही है तो वो अभी अवेलेबल नहीं है, विच वी आर ऑन गोइंग बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग एयर पोल्यूशन हम कर रहे हैं। और साथ में हमें डॉक्टर वेलपांडियन के साथ उनका एक PhD स्टूडेंट कर रहा है पेस्टिसाइड्स एंड बाकी टॉक्सिन्स का देखने के, वो प्रॉबेबली हमें नेक्स्ट ईयर तक उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। सो दैट मे बी देन वील कॉल डॉक्टर वेलपांडियन ऑल्सो तब नेक्स्ट टाइम। तो अभी बाकी क्या कारण हो चुके हैं कि हैवी मेटल एक्सपोजर भी काफ़ी होता है। तो हैवी मेटल्स के ऊपर हमारे 3 से 4 स्टडीज़ हो चुकी हैं लास्ट 15 साल से। तो हमें कुछ उसमें मिले हैं एक्सपोजर, एंड जो हमारे को डेटा मिला है उससे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक नया प्रोग्राम बनाया है, नेशनल जो बनाया है बायो मॉनिटरिंग प्रोग्राम फॉर केमिकल टॉक्सिकेंट्स, एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बनाया है। तो उसके अंदर हम लोग भी पार्ट हैं बिकॉज हम लोग इस पे काम कर रहे हैं बच्चों में, क्योंकि इनमें हो रहा है। तो हमने पहली स्टडीज़ करी थी, उसके अंदर हमारे को पाया है कि इन बच्चों के अंदर जो है सिग्निफिकेंटली हाई लेवल ऑफ लेड, मर्क्यूरी और क्रोमियम एंड मैंगनीज हमारे पाया गया इन बच्चों के अंदर, जो हमने 3 से 12 साल के बच्चों में किया था। और अभी हमारा ये वाला जो हमारा स्टडी पहले था, लेकिन ये वाला स्टडी के अलावा ये हमने पहले स्टडी कंप्लीट किया जिसमें हमने ऑटिज़म और उसके साथ टिपिकली डेवलपिंग बच्चों को देखा। पर अभी ये वाले जो बच्चे हैं हमने 180 बच्चे लिए थे जिसमें हमारे ऑटिज़म के बच्चे थे, और 180 बच्चे हमने लिए थे जो टिपिकली डेवलपिंग थे, जिनमें ऐसे कोई लक्षण नहीं थे, मतलब टाइम से माइलस्टोन्स वगैरह थे। तो इसमें मैंने बताया ना आपको कि हमारे को लेड हाई मिला है, मर्क्यूरी हाई मिला है, क्रोमियम हाई मिला है और मैग्नीज हाई मिला है। जब हमने देखा कि जो हमने बच्चों में देखा कि जो टोटल 180 थे उसमें से 38 बच्चों में हाई लेवल्स थे, लेकिन कंट्रोल में किसी में भी हाई लेवल्स नहीं थे लेड के। तो ये सब चिंता का विषय है। इसके फॉलोअप हम एक और स्टडी अभी कर रहे हैं जिसकी हम फाइनल रिपोर्ट कर रहे हैं अभी करेंटली, जिसके अंदर हमने हैवी मेटल्स किया है, सिर्फ ऑटिज्म में नहीं और भी कुछ बीमारियों में कर रहे हैं हम, कुछ सेरेब्रल पॉल्सी और सब में कर रहे हैं। उसका हम बाद में आपको वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट जब उसमें सब्सिक्वेंटली है। पर इसमें हम 500 ऑटिज्म के बच्चे और 100 कंट्रोल बच्चे कर रहे हैं। लेकिन जो पहले वाले हमारे थे, हम 8 हैवी मेटल्स कर रहे थे, अब हम 21 हैवी मेटल्स कर रहे हैं। तो हमने उसमें देखा है कि इसमें भी लेड, आर्सेनिक, कैडमियम और मैंगनीज हाई आया है इन बच्चों में। तो इसीलिए और हमने जब इनकी मिथाइलेशन स्टडीज़ की हैं तो हमारे कुछ बच्चों में उसमें डिफेक्ट्स भी आए हैं मिथाइलेशन के। तो बेसिकली ये हमें देखना है कि ये हमारे को एक्सपोजर कहाँ से हो रहा है। लेड जो है हमारे जो पुराने, एक तो ना अनलेडेड पेट्रोल आ गया तो उससे बेटर हुआ, लेकिन जो हम गाड़ी की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, हमेशा हम 500 रुपये का डिस्काउंट ले लेते हैं ना, वो दे देते हैं कि वो 500 रुपये डिस्काउंट लेके ले जाते हैं, तो वो इलीगली वो रिसाइकल करते हैं। तो वो जो इलीगली रिसाइकल करते हैं उसी के एनवायरनमेंट, किसी घर में ही करते हैं वो, तो उसके आसपास और उनके बच्चों के एक्सपोजर, जो कि हमारे पास एक बच्चा आया कोमा में आया, तो हमें समझ ही नहीं आया कि क्यों आया। टेस्ट किया, फिर हमने देखा कि बाद में हिस्ट्री ली तो फादर जी काम करते थे, लेड बैटरी बनाते थे और वो कपड़ों पे आके वहीं पे छाड़ देते और बच्चे को वहीं से एक्सपोजर हो रहा था। तो उसको 19 आया, उसका 5 से कम होना चाहिए, 90 आया, कोमा में था। तो हमें उसका कीलेशन किया तो ठीक हो गया, पर मेरा मतलब अभी भी है बिकॉज ये एक्सपोजर हो रहा है। साथ में हाईवेज के आसपास, इंडस्ट्रीज़ के आसपास कंटामिनेटेड सॉइल होते हैं, कई टॉयज़ होते हैं जिसके अंदर लेड होता है, तो वो ध्यान रखना पड़ता है। लेड फ्री टॉयज़ है, बच्चे चाटते भी रहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई देश वेश का नाम मैं नहीं ले रही, पर हमें देखना होता है किसी पर्टिकुलर कंट्री से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उससे जहाँ से हम ज़्यादा करते होते थे वहाँ से काफ़ी आ रहे थे। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि लेड फ्री टॉयज़ होने चाहिए। नो कंट्रीज टू बी टेकन, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहीं से भी हो सकता है ना, किसी ने लिखा भी होगा, हाँ, तो हमारा लिखा भी नहीं होगा। हिंदुस्तान का बना हुआ टॉय में तो लिखा भी नहीं होगा कि लेड फ्री है कि नहीं, दूसरे में तो कम से कम पता भी चलेगा। वी हैव टू बी क्लियर अबाउट इट। साथ में ड्रिंकिंग वाटर जो है, लेड पाइप्स पुरानी होती है ना, प्लम्बिंग फिक्सचर्स से कंटामिनेट होता है, और जो है कि पेंट और सॉइल से ना घर के जो हमारे ये हैं सब में टच में आ सकता है। और जो कई बार ट्रेडिशनल दवाइयाँ देते हैं वो घर में गाँव में देते हैं, उसमें काफ़ी लेड का कंपोजिशन होता है। कैडमियम है जो है ना, सिगरेट की स्मोक के साथ है, जो सेकेंड हैंड स्मोक है, पैसिव स्मोकिंग, सिगरेट की स्मोक से आता है। फिर फूड्स वगैरह जैसे राइस है, पत्ते वाली सब्जियां है, ये सब, और शेलफिश, ये सब कंटामिनेट हो जाते हैं।
अगर आप पास में रह रहे हैं फैक्ट्रियों के, बैटरियों के या वेस्ट के डिस्पोजल साइट्स के पास कंटेमिनेशन होता है, पेंट्स, प्लास्टिक और बैटरी से भी होता है। तो इसलिए जो कोई भी कई बार होता है ना, कई बच्चों को च्यू कर लेते हैं, आदत होती है, कुछ भी च्यू कर लेते हैं, तो उसकी वजह से इनके नॉन फूड आइटम्स को च्यू करने से आ जाता है। और कई बार ना चीप ज्वेलरी होती है, आजकल बहुत फैशन वाली ज्वेलरियाँ मिलती हैं, वेरी सस्ती, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। फिर आर्सेनिक कहाँ से आता है? कंटेमिनेटेड वाटर है, कई लोगों की प्राइवेट वेल्स होती हैं जो उसके अंदर में हो सकता है। फिर राइस और राइस बेस्ड प्रोडक्ट्स में आर्सेनिक आता है, सॉइल में से आ जाता है। फिर सी फूड से हो सकता है, जो हमारे कम लोग खाते होंगे, पर ऑब्वियसली पीपल फ्रॉम दैट वेस्ट बंगाल एरिया में तो ज़्यादा सी फूड खाएंगे, और वो कोस्टल एरियाज़ में केरला एंड गोवा। फिर प्रेशर ट्रीटेड वुड जो है उसके अंदर आर्सेनिक कंपाउंड देते हैं। कई बार वो वुड होता है प्रेशर ट्रीटेड, कुछ होता है हमें पता नहीं होता, प्रोसेस्ड वुड होता है, उसमें अंदर आर्सेनिक लगा होता है, तो हमें समझ नहीं आती। पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो ये। और जो मर्क्यूरी है वो सी फूड से आता है, या कई बार वो डेंटल में जो फिलिंग्स नहीं करते हैं वो उनमें से हो जाता है। थर्मोमीटर कहीं टूट जाते हैं उससे हो जाता है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से हो जाता है, और वो जो फेयरनेस क्रीम नहीं होती इसमें होता है, और कहीं कस्मेटिक्स में होता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हमारे बच्चों को कहाँ से एक्सपोजर मिल रहा है। तो ये हमारी एक्चुअली 3 स्टडीज़ में बोला मैंने आपको, ये वाले अभी करंट स्टडीज़ में भी बताया, और मैंने 180 वाले ये जो 500 और 100 बताया, 500 ऑटिज़म, उससे पहले वाली भी मैंने आपको बताया जिसमें 180 थे, और एक्चुअली उससे भी पहले एक और स्टडी हमने 60 पे की थी, उसमें भी हाई आया था। तो मतलब इट इज़ जेन्युइनली अ प्रॉब्लम। सो हमारे को ये सारी चीज़ों को वी हैव टू बी केयरफुल दैट हमारे को एक्सपोजर को कैसे अवॉइड करना है। सो आई फेल्ट दैट वाज समथिंग इम्पॉर्टेंट, और जागरूकता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ना हमारे कुछ और सारे रिसर्च पे वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कुछ मिथाइलेशन डिफेक्ट्स है, ऑक्सीडेटिव बायोमार्कर्स है, कुछ क्वांटिटेटिव ईजी स्टडीज़ हमने हैवी मेटल के साथ की है, एफएमआरआई स्टडीज़ वगैरह कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनको पहले कैसे पकड़ा जाए। पर पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से दैट टॉक्सिकेंस वाली इंपॉर्टेंट बात ये है। और आपको मैंने फादर वाला बताया, तो बेसिकली हमें समझना है कि पूरी सोसाइटी में हमें स्ट्रेस फ्री होना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और है, आजकल ना वो स्क्रीन टाइम एक्सपोजर से बहुत ज़्यादा है। हमारी फैमिलीज जनरली वो न्यूक्लियर फैमिली होती हैं, तो फिर वो क्या है कि बच्चे को पेरेंट्स गुडविल में ही सोचते हैं कि भैया मोबाइल दे दो, मोबाइल में वो कुछ कर लेगा तो उसका दिमाग भी लगा रहेगा एंड वो हम भी वो करेंगे। पर पॉइंट इज़ कि वी डोंट अंडरस्टैंड कि उस समय जो स्क्रीन टाइम का वेरी क्लियरली बहुत स्टडी ने दिखा दिया है कि 1 साल के बच्चे पे स्क्रीन टाइम एक्सपोजर ज़्यादा है तो 3 साल पे उसका ऑटिज़म होने की बहुत